चिंता मत करो, उन्हें बिल्कुल घर जैसा ही लगेगा, तिलिस्मक ने मुस्कुराकर कहा। तिलिस्मक को अभी भी उम्मीद थी कि प्रोफेसर और उसके साथी जंगली लोगों को पढ़ाने में मदद करने वाले थे, इसलिए वो उनकी खातिरदारी करने के लिए भी तैयार था। अच्छा, फिर मैं सब आप पर छोड़ता हूँ। सीनियर, क्या वहाँ से बाहर बात करने का कोई जरिया आपके पास है? अगर हो तो मेरे दोस्तों और बाकी लोगों को एक बार उनके घर पर बात कर लेने दीजिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा की जानकारी दे सके, राज ने कहा। राज को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि हवाई जहाज गायब होने की सूचना सब तक पहुंच गई थी। ऐसे में सभी यात्रियों के रिश्तेदार परेशान हो रहे होंगे, तो राज चाहता था कि सभी अपने अपने घरों पर बात करके अपनी जानकारी दे दे। उनके रिश्तेदारों को उनकी सुरक्षा की जानकारी? तुम्हारी बात में तो दम है। अब तो वो लोग टापू पर कुछ समय रुकने वाले हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने परिवार से जुड़े रहना भी जरूरी है। खैर, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उनके लिए पब्लिक टेलीफोन जैसी कोई चीज का बंदोबस्त कर दूंगा, तिलिस्मक ने कहा। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, राज ने कहा। राज ने राहत की सांस ली। अभी के लिए वो अपने दोस्तों की इतनी ही मदद कर सकता था। इसके बाद राज ने लॉग आउट कर दिया। सीनियर, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ? राज ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, कालघाती ने जवाब दिया। शुक्रिया, राज ने कहा और अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है? राज की मम्मी की आवाज आई। हवाई जहाज गायब होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि राज भी उसी जहाज में था, इसलिए वो उदास थी। राज के मम्मी पापा ने कई बार राज का फोन लगाकर देखा था, लेकिन वो राज से किसी भी तरह का संपर्क नहीं साध पा रहे थे। जांच एजेंसी ने जहाज के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। राज की मम्मी अभी तक कई बार रो चुकी थी। मम्मी, मैं हूँ राज, राज ने कहा। जैसे ही राज ने इतना कहा, दूसरी तरफ कुछ गिरने की आवाज आई। राज, क्या वाकई ये तुम ही हो? राज, कहाँ हो तुम? अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? और ये किसका नंबर है? राज की मम्मी ने चिल्लाकर कहा। मम्मी, शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और सिर्फ मैं ही नहीं, जहाज का हर यात्री सुरक्षित है। यहाँ पर सिग्नल न होने के कारण आपका संपर्क नहीं हो पा रहा। मैंने अपने दोस्त का ये खास फोन लेकर आपको फोन लगाया है। मैं कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के साथ यही रुकूंगा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा, राज ने कहा। तुम कुछ दिनों में वापस आ जाओगे? तुम अभी हो कहाँ, और तुम अभी क्यों नहीं आ सकते? राज की मम्मी ने कहा। मैं अभी बंगाल की खाड़ी के पास एक टापू पर हूँ, आप चिंता मत करो। मैं और मेरे दोस्तों के पास काफी सामान है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही इस जगह से निकल आएंगे। मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं सुरक्षित हूँ, राज ने समझाते हुए कहा। काफी समझाने के बाद उसकी मम्मी की चिंता खत्म हुई। फोन रखने के बाद राज ने राहत की सांस ली। सीनियर कालघाती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज ने फोन लौटाते हुए कहा। अब राज के परिवार को उसकी चिंता नहीं हो सकती थी। राज की किस्मत अच्छी थी कि कालघाती यहाँ पर आ गया था। उसी की मदद से राज अपने घर पर बात कर पाया था। अरे कोई बात नहीं, कालघाती ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर, ये बताइए कि आपको ये फोन कहाँ से मिला जिसमें इस टापू पर भी सिग्नल आ रहे हैं? राज ने पूछा। राज भी ऐसा एक फोन चाहता था। वो लंबे समय से ऐसा फोन ढूंढ रहा था जो नॉर्मल फोन के मुकाबले अच्छा हो। मुझे बाबा बैरागी ने ये फोन दिया। असल में ग्रुप में ज्यादातर लोगों के पास ऐसे फोन हैं। कुछ लोगों ने खुद से ही अपने फोन मॉडिफाई भी किए हैं, कालघाती ने मुस्कुराकर कहा। राज ने जवाब में बस सिर हिला दिया। अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वसीम आ गया। उसने चाहत को दवाई लगाई थी और वो राज के मॉडिफाई फोन की बात सुनकर यहाँ आ गया था। राज, तुम्हें भी मॉडिफाई फोन चाहिए? अगर ऐसी बात है तो मैं वापस पहुंचते ही तुम्हारे लिए एक फोन मॉडिफाई कर दूंगा, वसीम ने कहा। सीनियर, आप फोन भी मॉडिफाई कर सकते हैं? राज ने पूछा। वसीम ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और राज के सामने रख दिया। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ी छेड़खानी करने की देर है और ये हो जाता है, वसीम ने कहा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि एक फोन मॉडिफाई करने के लिए उसने कितने फोन की कुर्बानी दी थी। सीनियर, आप तो कमाल है, राज ने कहा। सीनियर, आप वाकई सीनियर कहलाने के लायक हैं, कालघाती ने कहा। सीनियर, क्या दवाई लगाने के बाद चाहत की हालत में कुछ सुधार दिखाई दिया? राज ने पूछा। उस दवाई का असर अच्छा है, उसने घाव भरने शुरू कर दिए हैं और वो करीब 1 महीने में ठीक हो जाएगी। हालांकि वो निपटारा मंच के कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएगी, वसीम ने कहा। हमसे जो हो सकता था हमने किया, निपटारा मंच के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। सीनियर,
क्या हम सीनियर तिलस्मक के इलाके में चले? राज ने गहरी सांस लेकर कहा। किस बात की जल्दी है? अभी तो हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। भेड़ू, बेलू और बाकी 33 जानवर कबीले के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए वसीम उनके स्वागत के लिए तैयार था। इसके अलावा वो 33 जानवर टेक्निक भी हासिल करना चाहता था। इस दौरान परितोष परिवार के घर में बैठकर पंखुड़ी अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। परितोष परिवार ने भ्रमताला से अपने झगड़े के हल के लिए निपटारा मंच को चुना था, इसलिए दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। हालांकि पंखुड़ी परितोष परिवार से नहीं थी, इसलिए वो उनकी तरफ से निपटारा मंच में नहीं लड़ सकती थी। कितनी बुरी सिचुएशन है। काश राज यहाँ होता। मेरा भेष बदल अभी भी उसके पास है। अगर मुझे वो मिल जाता तो मैं बड़ी दीदी चहल परितोष की जगह रूप बदलकर लड़ाई में उतर जाती। पंखुड़ी ने बड़बड़ा कर कहा। भ्रमताला के सबसे ताकतवर बूढ़े लोगों के अलावा कोई भी पंखुड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता था। काफी गहरे ख्याल में डूबे हुए पंखुड़ी ने एंटर दबाया और ये अपलोड पूरा हो गया। पंखुड़ी ने मुस्कुराकर कहा। पहाड़ी महारथी में जब धामी, लंबकड़, त्रिकालदर्शी और बाकी आपस में बातें कर रहे थे, तभी सभी को एक नोटिफिकेशन मिला। पंखुड़ी यानी स्मृति भ्रामक ने सीनियर वसीम के एक्सप्रेशन पैकेज नाम से एक फाइल बना डाली थी। सीनियर वसीम का एक्सप्रेशन पैकेज? ये क्या है? क्या इसका सीनियर वसीम से कुछ लेना देना है? लंबकड़ ने कहा और फाइल खोलकर देखने लगा। इसमें वसीम के मेडिटेशन के दौरान राज और पंखुड़ी के कारनामों से ली गई तस्वीरें थी, जिनकी संख्या कुल 60 थी। पंखुड़ी, तुमने तो कमाल कर दिया, लंबकड़ ने कहा। थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें लोगों की चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद लोग इन तस्वीरों से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने लगे। जब लंबकड़ ने प्रोफाइल पिक्चर बदली, तब 999 मैसेज आ चुके थे। ये लोग कितनी तेज टाइप कर रहे हैं, लंबकड़ ने कहा। मुझे ये बताओ कि ये तस्वीरें किसने ली हैं और इसके पीछे ये 2 हाथ किसके हैं? बाबा बैरागी ने कहा। ज्यादातर तस्वीरें मैंने ही ली हैं, पंखुड़ी ने कहा। फिर पीछे वो जो 2 हाथ दिख रहे हैं वो किसके हैं? वही शख्स सीनियर वसीम का बालों से खिलवाड़ कर रहा होगा ना? बाबा बैरागी ने पूछा। अच्छा, वो तो राज के हाथ हैं, पंखुड़ी ने कहा। राज के हाथ? मैं उम्मीद करता हूँ कि राज जिंदा बच जाए बस, बाबा बैरागी ने बड़बड़ाया। इस तरफ वसीम अभी तक ऑनलाइन नहीं आया था। वो टापू के आसपास फिलहाल कुछ जाल भरे जादू कर रहा था ताकि दुश्मन भाग ना पाए। उसका निशाना फिलहाल 33 जानवर कबीले के लोग थे, जिनसे उसे कुछ जादुई खजाना और टेक्निक मिलने की उम्मीद थी। वसीम सब कुछ एक बार में ही हासिल कर लेना चाहता था। दूसरी तरफ कालघाती ने पत्थरों का ढेर लगा दिया था। राज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कालघाती क्या करना चाह रहा था, इसलिए राज टफी और गुलगुले को लेकर चाहत को देखने चला गया। दवाई लगवाने के बाद चाहत गहरी नींद में सो चुकी थी और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी। पहले उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब चूंकि चाहत सो रही थी, इसलिए राज उसे परेशान नहीं करना चाहता था। टफी, गुलगुले, चलो चलकर एक छोटा सा घर बनाते हैं। लगता है आज रात हमें यही टापू पर बितानी होगी, राज ने कहा। सीनियर राज, क्या आपको घर बनाना आता है? गुलगुले ने पूछा। नहीं तो, राज ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम तो किसी काम के नहीं हो, अब मेरा कमाल देखो, टफी ने हंसकर कहा। 5 मिनट बाद टफी ने कुत्ते का घर बनाकर तैयार कर दिया और जाकर उसमें बैठ गया। देखा, जो भी घर से भागने का सोचता है उसके लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, ताकि समय आने पर तुम्हारे ऊपर एक छत रहे, टफी ने कहा। राज, तुम क्या कर रहे हो? कालघाती ने राज के पास आकर पूछा। हम रात को सोने के लिए एक जगह बनाने का सोच रहे हैं, राज ने कहा। अच्छा, अगर तुम्हें आराम करने के लिए जगह चाहिए तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कालघाती ने कहा और अपने सामान में कुछ खंगालने लगा। थोड़ी ही देर में वो कुछ बड़े टेंट लेकर आ गया। तुम इससे काम चला सकते हो। इन्हें खोलने के बाद टेंट काफी बड़े हो जाते हैं। इसके अंदर हवा भरने वाला एक बिस्तर भी है। इस पर रात तो बहुत आराम से कट सकती है, कालघाती ने कहा। सीनियर, आपने सही समय पर मदद करने में महारत हासिल की हुई है, मुझे ये बहुत पसंद आया, राज ने कहा। राज ने इसके बाद कालघाती को थम्स अप का इशारा किया। आजकल वो हर बात के बाद ऐसा करने लगा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि ये आदत उसे कहां से लगी थी। पहले वो कभी ऐसा नहीं करता था। राज को शक होने लगा था कि शायद ये बात भी वो रहस्यमयी टापू से सीख कर आया था और कहीं न कहीं ये चीज उसकी याददाश्त में घर कर गई थी।
क्या राज और बाकी लोगों पर रात में ही हमला होने वाला था? क्या वसीम के जाल कुछ काम आ पाएंगे? कालघाती की मदद की बदौलत राज और गुलगुले ने काफी जल्दी 4 बड़े टेंट खड़े कर दिए। टफी के पास भले ही उसका डॉग हाउस था, लेकिन गुलगुले ने उसे अपने टेंट में जगह दी। क्या सीनियर वसीम अभी भी जाल बिछा रहे हैं? राज ने पूछा। नहीं, उनका काम तो बहुत पहले ही निपट गया था। अभी तो शायद वो मेडिटेशन कर रहे हैं। वो बस किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग भी अब आराम करो, मैं जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कालघाती ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, राज ने कहा। उसे भी काफी जोर से भूख लगने लगी थी। भले ही राज अपने साथ भूख मिटाने की गोलियां लेकर आया था, लेकिन भूख लगने पर गोली की जगह कुछ खा लेने से राज को ज्यादा बेहतर महसूस होता था। कालघाती खाना ढूंढने चला गया। टफी गुलगुले के साथ खेलने लगा। राज अपने टेंट में गया और कुछ सोच में डूब गया। वो रहस्यमय टापू से वापस आ चुका था, तो जागरण पत्थर से चिपकी प्याली के साथ आखिर क्या हुआ था, इस बारे में अभी तक राज को कोई खबर नहीं थी। प्याली अभी एक पौधे के तौर पर ही थी, ऐसे में उसकी याददाश्त कायम रह सकती थी। ऐसा सोचते ही राज ने जागरण पत्थर बाहर निकाल लिया। प्याली, क्या रहस्यमय टापू की तुम्हारी याददाश्त अभी भी बाकी है? प्याली, तुम्हें क्या हुआ? जैसे ही राज ने प्याली की तरफ देखा तो प्याली का जितना हिस्सा उगाया था उसे किसी ने तोड़ लिया था। प्याली, बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? क्या तुम्हें रहस्यमय टापू का कुछ भी याद है? राज ने पूछा। रहस्यमय टापू? वो कौन सी जगह है? क्या वहाँ खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? प्याली ने पूछा। राज समझ चुका था कि प्याली भी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इसके बाद राज ने जागरण पत्थर और प्याली को अपनी जेब में वापस डाल लिया। इसके बाद राज अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने बैठ गया। जब तक राज का मेडिटेशन खत्म हुआ, तब तक कालघाती खाने के लिए कुछ ले आया था। वसीम अभी भी भेड़ू और उसके दल का इंतजार कर रहा था और अभी तक लौटा नहीं था। कालघाती ने आग जला ली और उस पर खाना पकाने लगा। मैं जाकर सीनियर वसीम को बुला लाता हूँ, राज ने कहा। शिकार के दौरान कालघाती ने पंखुड़ी की भेजी गई तस्वीरें देख ली थीं और उसे मालूम था कि वसीम भी इस ग्रुप में है, तो वो अभी राज के लिए बस दुआएं कर सकता था। सीनियर वसीम, काफी देर हो चुकी है, भेड़ू अभी तक यहाँ पर नहीं आया, तो अब आप क्या खाने के लिए चल सकते हैं? राज ने वसीम से जाकर पूछा। वसीम इस वक्त चट्टान पर बैठा फोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। क्या रात के खाने का समय भी हो गया? वसीम ने मुड़कर पूछा। हाँ सीनियर, कालघाती हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं, राज ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कालघाती के खाना बनाने के बारे में ग्रुप में पहले भी काफी सुना है, वो इस काम में माहिर है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। राज, अगर मैं अपनी हेयर स्टाइल बदल लूं तो कैसा रहेगा? रास्ते में चलते हुए वसीम ने पूछा। आपको हेयर स्टाइल बदलना है? राज ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में सोच रहा था, वसीम ने अपने बालों को पकड़कर एक हेयर स्टाइल बनाते हुए कहा। लेकिन इसे देखते ही राज के दिमाग में कुछ दौड़ गया। राज हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वसीम वही हेयर स्टाइल करके क्यों बता रहा था जो उसने और पंखुड़ी ने मिलकर बनाई थी। राज को कुछ अनहोनी समझ में आने लगी थी। वो आगे बढ़ने लगा। उसने मन बनाया कि वो कालघाती का फोन लेकर एक बार फिर से ग्रुप खोलकर देखेगा। कालघाती ने काफी स्वादिष्ट खाना बनाया था। हालांकि राज की जान हलक में फंसी थी, क्योंकि उसे कोई स्वाद महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस कालघाती का फोन लेकर ग्रुप की अपडेट जानना चाहता था। अब आप सभी लोग आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं अब निकलता हूँ। इसके पहले कि राज फोन मांग पाता, कालघाती ने कहा। इतना कहते ही कालघाती अपनी उड़ती तलवार पर निकल गया। काफी अंधेरा हो गया है। राज, तुम चाहत को एक टेंट में कर दो और टफी और गुलगुले को दूसरे में, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। रात बहुत ही सुकून से बिना किसी परेशानी के कट गई। राज सुबह जल्द उठ गया और अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दिए। राज टेंट से बाहर निकला तो आग पर कालघाती कुछ पका रहा था, लेकिन कालघाती ने अपनी भेष बदल टेक्निक के बदौलत खुद को औरत बना लिया था ताकि वो वसीम के गुस्से से बच सके। वसीम इस वक्त जमीन पर बैठकर चींटियों के साथ खेल रहा था। कालघाती, क्या तुम मेरे लिए भविष्य देख सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि वो 33 जानवर कबीले के लोग आ जाएंगे या नहीं, वसीम ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, कालघाती ने कहा और तुरंत कछुए की पीठ जैसी चीज निकालकर उसे हिलाने लगा।
सीनियर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो 33 जानवर कबीले के लोग आज आने वाले हैं। आप उन्हें एक ही झटके में पकड़ लोगे, कालघाती ने कहा। सीनियर, वसीम ने सिर हिला दिया। हालांकि वो जानता था कि 33 जानवर कबीले वाले आज नहीं आ पाएंगे। कालघाती, क्या तुम बहुत सारी किस्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो? कल तुमने पत्थरों की जो वेदी बनाई थी, वो पुराने चुड़ैल कबीले वाले बलि देकर अपनी किस्मत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वसीम ने कहा। कालघाती ने हंसा और हामी भरकर सिर हिला दिया। कालघाती को वाकई अपने शिष्य लोहघाती के लिए किस्मत चाहिए थी। हालांकि तुम चुड़ैल कबीले से नहीं हो, तो ये वेद तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हालांकि अगर तुम्हें किस्मत चाहिए तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है, वसीम ने कहा। सीनियर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कालघाती ने पूछा। यह बात सुनने के बाद राज भी पास आकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखना। वसीम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उंगली से उसे दबाया। अगले ही पल पूंछ वाली एक छोटी सी चीज उसके हाथ में दिखने लगी। पिछली बार जब मैं एकांत मेडिटेशन के लिए गया था, तब मुझे ये खजाना मिला था। जब मैं मेडिटेशन के लिए जमीन खोद रहा था, तो उसी दौरान मुझे ये टुकड़ा मिला। ये बस पूंछ एक टुकड़ा है, लेकिन किस्मत के मामले में ये बहुत काम की चीज है, वसीम ने कहा। ये आखिर क्या चीज है? क्या ये मछली की पूंछ है? राज ने देखकर पूछा। ये मछली की पूंछ नहीं, बल्कि एक ड्रैगन की पूंछ है। इसके अलावा ये कोई आम ड्रैगन नहीं है। ये पूंछ तब अलग की गई जब एक ड्रैगन ने अपनी किस्मत को इसमें डाल दिया, कालघाती ने कहा। बिल्कुल सही। भले ही इससे पूरे शहर या देश की किस्मत न चमके, क्योंकि ये बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन किसी एक की मदद तो इससे हो ही सकती है। ये पूंछ अभी मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये उधार दे सकता हूँ, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। वसीम की खुद की किस्मत इतनी भयानक थी कि ये पूंछ वाकई उसके किसी भी काम की नहीं थी। इसके बाद अगर आप मुझसे आग पर चलने के लिए कहें तो मैं हंसते हंसते चल जाऊंगा, कालघाती ने कहा। चिंता मत करो, मुझे ऐसी भी कोई चीज नहीं चाहिए। हाल ही में मैंने बाबा बैरागी के चमचे लश्कर से वादा किया है कि मैं उसकी शादी उसकी प्रेमिका से करवाऊंगा, वसीम ने कहा। तो आप चाहते हैं कि आपकी जगह मैं ये काम करूं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लूंगा। आप सब मुझ पर छोड़ दो, कालघाती ने कहा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा उन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा, वसीम ने कहा। टफी के कारण उन दोनों के बीच थोड़ी दरार आ गई है, वसीम ने कहा और कालघाती को पूरी कहानी सुनाई। लश्कर प्यार के मामले में बिल्कुल साफ है, और जब टफी ने उससे कहा कि उसकी प्रेमिका के तौर पर वो ही उससे बात करता था, तो लश्कर ने अपनी प्रेमिका को सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सुनकर उसकी प्रेमिका नाराज हो गई। उसे लगने लगा कि लश्कर उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। तब से उसकी प्रेमिका उससे बात नहीं कर रही है, वसीम ने कहा। इसके बाद वसीम ने कालघाती को वो तस्वीरें दिखाई जो बाबा बैरागी ने उसे भेजी थी। इस तस्वीर में लश्कर ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था और वो धुएं की लत में डूबा हुआ था। एक चीज और, एक शिकारन टफी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वसीम ने एक और तस्वीर दिखाई। इस शिकारन का क्या है? कालघाती ने पूछा। लगता है लश्कर के साथ इसकी संवेदनाएं हैं। जब इस शिकारन ने लश्कर से कहा कि अगर तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें छोड़ दिया तो हम शिकार पर निकल पड़ेंगे, इस दौरान लश्कर अपनी प्रेमिका से फोन पर था। उन दोनों के बीच इस कारण से भी मतभेद हो गया है, वसीम ने कहा। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो बस थोड़ी गलतफहमी ही है। मैं इन्हें काफी जल्द दूर कर दूंगा। बस उन दोनों का प्यार जिंदा हो तो सब ठीक हो जाएगा, कालघाती ने कहा। देखो, यह प्यार का मामला है, इसलिए इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और इस काम पर अभी से लग जाओ, वसीम ने कहा। हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ, कालघाती ने कहा। इतना कहकर कालघाती अपनी उड़ती तलवार निकालने लगा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वहां भेजना चाहिए, वसीम ने कहा। नहीं सीनियर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां चला जाऊंगा, कालघाती ने कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसिस्ट करता हूँ, वसीम ने कहा और एक लकड़ी की तलवार निकाल ली। ये मेरी नई डिस्पोजेबल तलवार नंबर 5 है। नंबर 4 के मुकाबले इसमें जिग-जैग ढंग से उड़ने की और पैराशूट की काबिलियत है। नीचे उतरने में इसमें बंजी जंपिंग का मजा भी लिया जा सकता है। इसमें सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है, वसीम ने कहा। सीनियर,
वाकई इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तलवार पर भी जा सकता हूँ और इससे भी काफी जल्द पहुंच जाऊंगा, कालघाती ने कहा। वसीम की तलवार की खासियत सुनकर कालघाती की हालत खस्ता हो गई थी। बातें बहुत हो गईं, अब जाओ, वसीम ने तलवार एक्टिवेट करते हुए कहा और तलवार कालघाती को बिठाकर ले गई। पलक झपकते ही तलवार एस आकार बनाते हुए सांप की तरह उड़कर गायब हो गई। क्या राज भी इस तलवार के चंगुल में फंसने वाला था? क्या वसीम ने राज की करतूत के लिए कोई सजा सोच ली थी?